नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। पहलगाम जो साउथ कश्मीर में है, वहां पे बहुत ही निर्ममता से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने करीबन 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वहां पर अभी एक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री भारत लौट आए हैं और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि भारत की सरकार और भारत की आर्मी कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारे साथ टीवी 9 पर एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं मेजर गौरव आर्या। गौरव आर्या जी, टीवी 9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या रिएक्शन होना चाहिए भारत सरकार का, भारत की आर्मी का, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का? जब उरी हुआ तो हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई तस से मस नहीं हो रही है। अब आपको क्या लगता है कि हमारा जवाब जो है वो क्या होना चाहिए? जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अ, देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 35 सालों से हम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं है। जो कश्मीर का मसला है, वो सिर्फ़ आतंकवाद का मसला नहीं है। आतंकवाद एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो 2 हैं। नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी, जो इन सबको सपोर्ट करती है, लॉजिस्टिक्स देती है, ट्रेन करती है, पैसा देती है, ये सारा का सारा कुछ करती है। पूरा इकोसिस्टम जो चलता है वो पाकिस्तानी आर्मी के तहत चलता है। पाकिस्तानी आर्मी उसकी सर्वे है। दूसरी चीज़, जो आपके देश के अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट्स हैं, आपके देश के जो मीर जाफर हैं, आपके देश के वो लोग हैं, जयचंद टाइप के लोग जो अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं, ये 2 आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने बालाकोट की बात करी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करी। दिव्या जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक में आपका टारगेट था कौन? आपका टारगेट था जो आतंकवादी संगठन थे, वो आपके टारगेट थे। जी। बालाकोट में भी आपने जैश-ए-मोहम्मद, बालाकोट जो जगह है खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ से गए और यहाँ से हमारे प्लेन्स गए और वहाँ पे हमने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को मारा। आप आतंकवादियों को मारते रहेंगे, उनके पास लाख से ज़्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक ढाई या 3 लाख मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर और जिसमें से करीब 50,000 तो अवैध हैं, जितना मुझे पता है। अ, प्रॉब्लम ये है कि अगर हर एक पाकिस्तानी 1 साल में एक अपना हथियार, एक अपना औज़ार, एक अपना तालिब इल्म भारत भेजे, पाकिस्तान अगले 100 साल तक हमारे साथ जिहाद लड़ सकता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमारे 28 भाइयों को मार दिया, 28 घर बर्बाद हो गए, राइट? लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि चलो वो टेररिस्ट हैं, हम उनको सबक सिखाएँगे और आप मार दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आए हैं मरने के लिए। आप मार दीजिए 4-5 जो हैं, वो फिर 4-5 आ जाएँगे। वो आते रहेंगे। जब तक आप जड़ पे वार नहीं करेंगे, पेड़ की टहनियाँ, पत्ते काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 100 साल तक काटिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट? जी। आपको पाकिस्तानी आर्मी को पनिश करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को पनिश नहीं करेंगे, ये जो कश्मीर वाला मामला है या बॉम्बे में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ऑल ओवर द कंट्री दे हैव अटैक्ड अस। ये मामला, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द आईएसआई इज़ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो जी। आईएसआई है, उसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी, पर मोस्टली इट इज लेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। जब तक आप वहां नहीं मारेंगे, कोई फायदा नहीं है, आप करते रहिए। जी, बिल्कुल। गौरव जी, जैसा कि आसिम मुनीर का वो बयान जो कुछ दिन पहले आया, जिसमें उसने हिंदुओं के खिलाफ कमेंट किया, एक रेंट किया, उसके बाद हमने देखा कि कैसे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कमेंट पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से आए। तो क्या उसी जी, वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था? कि आपको लगता है कि हमारा कुछ हद तक एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानूंगा। देखिए, जो जनरल आसिम मुनीर ने बोला, वो कोई नई बात नहीं बोली। हर एक पाकिस्तानी, आपके मुंह पे कितना भी मीठा हो, हर एक पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का वजूद टू नेशन थ्योरी है। जो टू नेशन थ्योरी वो है क्या कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक साथ रह सकते तो पाकिस्तान बनने की क्या जरूरत थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना और उनके पहले और ये अलीगढ़ में पूरी इसकी फ्रेमिंग होना वगैरह वगैरह, ये देखिए, और इट प्रीडेट्स जिन्ना, बाय द वे। जिन्ना कैरिड इट फॉरवर्ड, इट प्रीडेट्स जिन्ना। दिव्या जी, इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि जो उनकी कंट्री की पॉलिसी है, जनरल आसिम मुनीर ने वही चीज बताई। इसमें हम्म। कोई खतरे की घंटी वाली बात नहीं है। दूसरी ये चीज है कि जब आप आतंकवाद को
एक कंसोलिडेशन फेज में लेकर आते हैं। आपको पता है 370-35 से हटने के बाद आतंकवाद, स्टोन पेल्टिंग, हुर्रियत ये लगभग खत्म हो गए, जी। छुटपुट इंसिडेंट्स होते थे। पाकिस्तान की मजबूरी बन गई कि कोई बड़ा वाकया करिए। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मोदी जी सऊदी अरब, पाकिस्तान को बड़ा खलता है कि मुसलमान देश, खासतौर से अमीर मुसलमान देश, जहां से उनको मोटा पैसा मिलता है हर महीने पैसा लेते हैं वो लोग किसी ना किसी इस्लामिक देश से, वहां पे मोदी जी को अवार्ड दिया जाता है, उनको उनकी आवभगत होती है, ही इज गिवन वीवीआईपी ट्रीटमेंट, स्टेट विजिट होते हैं। ये उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि हमारी कश्मीर पॉलिसी खतरे में है, क्योंकि एक जमाने में कश्मीर के चलते और पाकिस्तान के कहने पर इंडिया को ओआईसी से आइसोलेट कर रखा था। एक जी। पहली बात जी। वो है। दूसरी चीज, बलूचिस्तान इज गोइंग आउट ऑफ देयर हैंड्स, एब्सोल्युटली। उनको कुछ ना कुछ करना है कि जी। ऐसा कुछ हो जाए कि पब्लिक का जो नजर है वापस भारत के ऊपर जाए। जी। तीसरी चीज, अपने खुद के कार्डर्स को, जो उनके आतंकवादी हैं, जिनको मार के लगभग खत्म कर दिया है, अगर आप बड़ा वाकया करते हैं तो आपके आतंकवादी मोटिवेट होते हैं, क्या हम लोग अभी भी जिंदा हैं, हम लोग आज की तारीख में भी एक्टिव हैं, इट हेल्प्स यू गेट मोर रिक्रूट्स। इसके अलावा भी कई कारण है, कई कारण है इसके, लेकिन मैंने मुख्य तौर पे पाकिस्तान के नजरिए से 3 कारण बताए। दिस इज अ सर्वाइवल स्ट्रेटजी ऑफ जनरल आसिम मुनीर, एंड ऑफ कोर्स आस्किंग पीपल इफ दे आर हिंदूज एंड देन जी। किलिंग देम। दिस इज अ वेरी इन योर फेस। उसके ऑप्टिक्स अलग हैं और उनको पता है कि उसके ऑप्टिक्स क्या होने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें मोदी को जाके बताना कि तुम्हें छोड़ दिया, यहाँ पे हम लोगों ने करा। यू सी, ऑल दीज थिंग्स आर सेड फॉर अ सर्टेन रीजन, एंड दे वांट अ सर्टेन आंसर, एक सर्टेन रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया, इसलिए सब करा गया है। जी, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्योंकि क्या यही सच है कि आसिम मुनीर अपनी जो है नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं? जैसा आपने भी अभी बताया कि बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में हर दिन पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उससे एक अटेंशन हटाने के लिए भी क्या कश्मीर का रुख किया गया? इसका ये भी एक बड़ा कारण है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कभी भी नौकरी खतरे में रहती है। उनके चलते औरों की नौकरी खतरे में रहती है, उनके प्रधानमंत्री की रहती है। जी। आसिम मुनीर की कभी नौकरी खतरे में नहीं है। लेकिन हाँ, द पाकिस्तान आर्मी, देखिए पाकिस्तान में सिर्फ एक हाफ फंक्शनल इदारा जो है वो पाकिस्तानी फौज है। बाकी पाकिस्तान में कुछ काम नहीं करता, इकोनॉमी काम नहीं करती, डिप्लोमेसी काम नहीं करती, एजुकेशन काम नहीं करता। ठीक है, यहां तक कि उनके घरों में लगे हुए चाइनीज पंखे काम नहीं करते। इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट, आपको जी। भी पता है, मुझे भी जी। पता है। यहां पे जनरल आसिम मुनीर को कहीं ना कहीं यह बोलना है कि नहीं, हम लोग जिंदा हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के दांत खट्टे कर देंगे। देखिए उन्होंने क्या बोली, उन्होंने 2 चीजें बोली अपनी स्पीच पे। हिंदुओं के अलावा जो जहर घोला या उगला हिंदुओं के खिलाफ, उसके अलावा उन्होंने बोला कि साहब कश्मीर हमारी शाहराग है, हम किसी भी सूरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कश्मीर क्यों इनकी शाहराग है, किसी पाकिस्तानी से पूछिए, उसको नहीं पता। मोहम्मद अली जिन्ना ने पता नहीं किस नशे की धुन में बोल दिया कश्मीर शाहराग है, तब से हर एक पाकिस्तानी इसी लाइन को पैरेट जी। कर रहा है कि कश्मीर शाहराग है। चलिए शाहराग है, एक ये बात। 1500 लोग बलूचिस्तान में हैं, वो ये हमें पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते और अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ये 2 मुख्य तौर पे उन्होंने अपनी ऑडियंस को बातें बोली। मुझे नहीं लगता कि जनरल आसिम मुनीर अपनी नौकरी बचा रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि आर्मी चीफ की नौकरी पाकिस्तान में कभी खतरे में नहीं रहती, लेकिन हाँ, अटेंशन डाइवर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आसिम मुनीर के खिलाफ अब धीरे 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 पूरी कौम खड़ी हो गई और पूछ रही है कि क्या ये है पाकिस्तानी आर्मी जिसको हमने बिल्कुल खुदा का, बिल्कुल हमने खुदा का उसको स्टेटस दे रखा था कि दुनिया की नंबर 1 फौज है, आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये कैसी नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है दिव्या जी, जिसको पता नहीं लगता कि कहां पे अटैक होने वाला है? ये कैसी नंबर 1 फौज है जिसको ये नहीं पता लगता कि अटैक कब होने वाला है और उसका जवाब कैसे देना है? तो ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान फौज की क्रेडिबिलिटी को बहुत डिग्रेड करती हैं। जाफर एक्सप्रेस पे पिछले 45, 50, 60 दिनों में 2-2 बार अटैक हो गया है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद ऑल दिस। उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। टीटीपी के साथ कैसे डील करना है, बीएलए के साथ डील करना है कैसे। इनको बलोच यकजहती काउंसिल की है डॉक्टर मारंग बलोच, उनको नहीं पता डॉक्टर मारंग बलोच को कैसे संभालना है। उनको ये नहीं पता कि मंजूर पश्तीन का करना क्या है। दे आर एब्सोल्युटली absolutely foxed about it. So what they do is they pick civilians who are a soft target. कश्मीर में आपने सिविलियन पकड़ के आपने 28 लोग मार दिए वहां पे, राइट? तो कुछ हलचल हो गई, ऑप्टिक्स हो गई वहां पे कि हाँ अभी भी कश्मीर का जो जिहाद है वो जिंदा है, एंड दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। जी। गौरव जी, तो अब क्या लगता है आपको कि भारत का अब रिस्पांस जो है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पांस होना चाहिए या हमें मल्टीपल रिस्पांस देना चाहिए डिप्लोमेटिकली, जैसा पहले हमने किया ट्रेड को लेकर या बाकी तमाम चीज़ों को लेकर?
देखिए दिव्या जी, ऐसा है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स से नहीं चलेगा। जी। पहली चीज तो ये है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ना खुद इंडियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। हम्म। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी मोहब्बत में इतने ज्यादा पड़े हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इसका करना क्या है। जी। सुष्मिता सेन बड़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। हम्म। सुष्मिता सेन जी ये कहती हैं हाल फिलहाल में कि देखिए ये सब तो लड़ाई वड़ाई बॉर्डर में चलती रहती है, ये जो भी है पाकिस्तान के साथ पॉलिटिकल हमारी या डिप्लोमेटिक डिफिकल्टीज हैं, लेकिन पर हम लोग तो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट हैं और लेकर हमारा जी। सरहद से क्या, जी जी, हम्म। हमारा हमारा सरहद से क्या लेना देना। तो एक हम्म। तो ये चीज, दूसरी चीज हम्म। बीसीसीआई को ये बोलना पड़ेगा कि यू विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान में न जाना काफी नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ दुबई में भी नहीं खेलेंगे, आप मत खेलिए, क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको हवाला देता हूं 1980 का। अमेरिकन जो थे वो मॉस्को ओलंपिक्स नहीं गए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी आपकी ओलंपिक से बड़ी है? चैंपियंस ट्रॉफी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द ओलंपिक्स, इट्स नथिंग। नहीं गए वो लोग। रिटर्न में सोवियत यूनियन वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 नहीं अटेंड करा उन लोगों ने, नहीं गए लोग, तो लोग बॉयकॉट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स और वट एवर योर नेशनल बिलीफ्स, लोग बॉयकॉट करते हैं। एक तो ये चीज, दूसरी चीज कि आपका जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, आप उसको बंद करिए और इन लोगों को निकालिए यहां से, रफा दफा करिए पाकिस्तान को। जो जी। ट्रेड भी है वो ट्रेड हमने बंद नहीं करी, हमने तो उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इतने दिहाइयों से दे रखा था। इमरान खान ने ट्रेड बंद करी है हमारे साथ, हमने थोड़ा सा ट्रेड बंद करी। आपको बिल्कुल इनको शट डाउन करना पड़ेगा, और जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो भी 3 लेवल का है। नंबर 1, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगनी जरूरी है। लाइन ऑफ कंट्रोल को आप इतना हॉट कर दीजिए, इतना हॉट कर दीजिए कि दे आर फोर्स टू डिप्लॉय ट्रूप्स फ्रॉम देयर वेस्टर्न बॉर्डर टू देयर ईस्टर्न बॉर्डर। जो ड्यूरन लाइन पे इन लोगों ने ट्रूप्स लगाए हैं, मजबूरन इनको LOC के पास लाने पड़े। आज की तारीख में चाइना कुछ नहीं बोलेगा। ट्रंप के टैरिफ्स इतने ज्यादा लग चुके जी। हैं कि चाइना इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक पाकिस्तान साइड। चाइना खुद सांस ले नहीं पा रहा ठीक से। ट्रंप के वो खुद मोदी जी को इनवाइट कर रहा है कि आप आइए, कभी वियतनाम, कभी मलेशिया, कभी कहां शी जिनपिंग मारा मारा फिर रहा है। टुडे दे विल नॉट इंटरफियर इन एनीथिंग, दे विल नॉट से एनीथिंग, ये चुपचाप बैठे हैं चाइनीज। ये अच्छा मौका है। पहली चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल को आप बिल्कुल हैप्पी दिवाली कर दीजिए वहां पे। दूसरी चीज, यू मस्ट गिव योर स्पेशल फोर्सेज एंड योर घातक्स द क्लियर मैंडेट कि आप हॉट परस्यूट करें। हम यही तो कहते हैं कि पीओके हमारा है। जी। अगर यही तो कहते हैं, आप भी यही कहती हैं, मैं भी यही कहता हूं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि पीओके हमारा है, फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या चीज? ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? देयर इज नथिंग कॉल्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। दैट साइड इज ऑल्सो इंडिया। गो डू हॉट बट क्या परस्यूट, ये डू इतना व्हाटएवर यू विश टू आसान डू। है गौरव जी, जैसा आप कह रहे हैं? ये जी, इतना आसान है? इतना आसान कुछ भी नहीं होता लाइफ में। अगर आप ये सोचते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और उस तरफ का जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है, तो फिर देखिए वहां पे फौज क्यों तैनात है? क्योंकि आसान नहीं है। हम्म। हम कोई रेलवे डिपार्टमेंट वालों को थोड़ा ना बोल रहे हैं कि पीओके लाके दीजिए, हम तो इंडियन आर्मी को बोल रहे हैं, फर्क है। हम्म। और आसान कुछ भी नहीं होता। आसान, और आज की तारीख में क्या आप उसका दाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? क्या आपके फौजी वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या आपके पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वाले वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या आपके सिविलियंस मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे? दाम तो आप ऐसे ही दे रहे हैं। आसान, दिव्या जी, आसान लाइफ में कुछ नहीं होता। मेडिकल का एग्जाम आसान नहीं होता। हम तो एक देश की बात कर रहे हैं, तो जाने जाएंगी, ये बात सच है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम एक बार खत्म करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, सरकार आज जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का रिस्पांस दे, जैसा भी करे, मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि ये एंटी टेरर ऑपरेशंस को आप प्लीज, इसका टेम्परेचर आप कम करिए। कि हमने लश्कर के इतने मार दिए, इतने जैश के मार दिए, इतने फलाने के मार दिए। हम क्यों मार रहे हैं आतंकवादियों को मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मारना चाहिए उसको नहीं मार रहे हम लोग। हम्म। आपके आपके गन्स के बिल्कुल रेंज में पाकिस्तानी ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। आपके गन्स के रेंज में पाकिस्तानी डिविजनल हेडक्वार्टर, उड़ा दीजिए 2-3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर। देखिए जब तक पाकिस्तान, देखिए मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम पाकिस्तान इन द आर्मी, दे आर फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब एरिया, राइट? आपके चटवाल के, आपके गुजरांवाला के, आपके सियालकोट के, आपके लाहौर के, ये पूरा ये एक रिक्रूटमेंट बेल्ट है। और ज्यादातर जब तक पाकिस्तानी पंजाब जो है वहां के फौजियों की लाश उनके गांव में नहीं जाएगी, जब तक वहां से रोने, चीखने, चिल्लाने, बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, मैं ये बात कहता हूं कि खून बहेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बहे या इस तरफ, ये चॉइस हमारी है। आज तक इस तरफ बह रहा था। इट्स हाई टाइम ब्लड फ्लोज देयर। आप उनके फौज को टारगेट करिए स्पेसिफिकली। मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं सालों से बात कह रहा हूं मीडिया में, आपका दुश्मन हाफिज सईद नहीं है, आपका दुश्मन पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। आपका दुश्मन सैयद सलाउद्दीन या मौलाना मसूद अजहर नहीं है।
आपका दुश्मन जनरल आसिम मुनीर है, और जो भी उसके बाद अगला आर्मी चीफ होगा। इसके पहले जनरल बाजवा आपका दुश्मन था। आप अपने दुश्मन को पहचानिए और अपने दुश्मन के खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है? जी। आप आदेश दीजिए इंडियन आर्मी को। आपको पूरी जंग करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी जंग करने की जरूरत नहीं है। क्या यही इंडियन आर्मी नहीं थी? नेवी एंड एयरफोर्स मिला के, मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया था। तो क्या हो गया? वाई इज इट डिफिकल्ट? वाई इज इट जी। डिफिकल्ट? जी। तो गौरव जी, आपके कहने के अनुसार हमें हमारा जो दुश्मन है वो पाकिस्तान आर्मी को समझना चाहिए, वहाँ पे बैठे जी, हुए जो आर्मी चीफ है उन्हें समझना चाहिए, और ये जो तमाम नैरेटिव बन रहे हैं, आतंकी हमला, आतंकवाद, जैश ए मोहम्मद के गढ़ को उखाड़ के फेंक दिया, ये तमाम चीज़ों से हटकर हमें उस फोकस पर टारगेट करना चाहिए। थोड़ा सा ऐस- इसको लो करके, अगर बालाकोट आपने स्ट्राइक करी है, तो अगर आपको दोबारा एयर स्ट्राइक करनी है, तो भगवान के लिए प्लीज अटैक दैट डिव हेडक्वार्टर और कोर हेडक्वार्टर। ये जैश ए मोहम्मद के कैंप पे या लश्कर ए तैयबा के कैंप में बम मारने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी आर्मी का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दीजिए, यहाँ पे राफेल की स्क्वाड्रन भेजिए, राफेल की स्क्वाड्रन का एक पूरा पैकेज भेजिए, पैकेज जाएगा राफेल का, उड़ा के वापस आ जाएगा, कहानी खत्म। चलिए उनके जो पाकिस्तानी फौज के खाकी वर्दी वाले हैं, दे मस्ट डाई। तब जाके आपका हिसाब पूरा होगा, तब जाके शांति होगी। जी, अगर हाइपोथेटिकली अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है तो आपको क्या लगता है, तो पाकिस्तान शांत रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान का किसी भी तरीके का कोई हमले होने की गुंजाइश नहीं है? बिल्कुल हमला होगा, पाकिस्तान की ओर से जवाब आएगा। इसको कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। फौज में हम लोग कहते हैं एस्केलेशन मैट्रिक्स। आप कुछ करेंगे वो करेगा, फिर आप कुछ करेंगे, फिर वो करेगा, फिर आप कुछ करेंगे। ये तो होगा। पाकिस्तान बीच में धमकी देगा, न्यूक्लियर वेपन्स। और आप एक बात सोचिए, 1998 में, आपको याद होगा 1998 में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, आपको पता होगा। भारत ने करे, पाकिस्तान ने करे। जी। हमारे तो 1974 में हो चुके थे। बुद्धा स्माइल्स इंदिरा गांधी जी ने करवाए थे, फिर अटल जी ने करवाए। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट। उसने खालिस्तानी टेररिज्म पंजाब में करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई। उसने कश्मीर में टेररिज्म करवाई कि नहीं करवाई? बिल्कुल करवाई। उसके बाद उसने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, उसने अक्षरधाम मंदिर पर अटैक कराया, उसने 26/11 करवाया। ठीक है जी। कारगिल की लड़ाई हुई हमारे 1998 के बाद, 1999 में, 98 में हमारे टेस्ट हुए थे, वेयर वी वर दिस थिंग फुल फ्लेजेड एटॉमिक स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट। 1999 में पाकिस्तान ने एक कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी माउंटेन्स में, कारगिल में। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पता नहीं पॉलिसी मेकर्स को इतना दुख क्यों होता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो क्या हुआ? दे डोंट केयर इफ यू हैव न्यूक्लियर पावर, बिकॉज दे नो दैट हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी मेकर्स, में सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसी मेकर्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो हर समय कॉशन, सर आई थिंक वी मस्ट बी अ लिटिल मैच्योर, सर थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए, सर ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के बस का कुछ नहीं है। आप आके उनको ठोक दीजिए। दे शुड गेट अ क्लियर कट मैसेज। लोग तो आपके आज भी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? जी। हम मगर तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कश्मीर में जाने नहीं गई। जी, मगर वही तो एक अंतर हो जाता है भारत और पाकिस्तान में, कि हम पाकिस्तान की तरह बनने से दूर रहते हैं, मतलब हम वो खून खराबा नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए हम नहीं, मैं तो स्ट्रेटेजिकली चाहता हूं हम। दिव्या जी, जी। मैं तो चाहता हूं खून खराबा। ये शांति वांति की बात बेकार है। मैं चाहता हूं खून खराबा। मेरा पहला रिफ्लेक्स किसी चीज का वायलेंस ही होता है। आई एम अ सोल्जर एंड आई बिलीव इन वायलेंस। एंड पाकिस्तान से अच्छा नहीं होना, हमें पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बुरा होना है। जी। देखिए, ये हम लोग रिस्ट्रेंट, मैच्योरिटी, ये सब कहानियों वाली बातें हैं। ये तब तक है जब तक, देखिए 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, हमने बोला नहीं नहीं रिस्ट्रेंट है, कोई कुछ करना नहीं है, वी आर अ मैच्योर कंट्री। अब कितनी और मैच्योरिटी करनी है? जब सबको मार देंगे तब हम मैच्योर बन जाएंगे एक दिन? नहीं। और जो आपकी फौजें हैं वो किस दिन के लिए हैं? द आर्मी इज रेडी। इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली रेडी। फिंगर ऑन द ट्रिगर। आप आदेश दीजिए, फिर आप देखिए क्या मौत का तांडव होता है एलओसी पे। जी। लेकिन किसी ना किसी को आदेश देना पड़ेगा। जैसा गौरव जी, आप खुद सेना में रहे हैं, आप तमाम जी, चीज़ें जानते हैं, आम लोगों से कहीं ज़्यादा जानते हैं। तो इस वक्त जो हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि देश के जवान भी ऐसा ही सोच रहे होंगे जैसा आपने हमसे जानकारी साझा की है, देखिए मैं आपको या एक बात यही बताता कुछ हूं चल रहा कि होगा उनके दिमाग में? आई कांट से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने जिंदगी भर तैयारी किसकी करी है? लोग फौज जाते क्यों हैं? एक फौजी का सपना क्या होता है? फौजी का सपना होता है कि कभी मेरे, जब मैं फौज में हूं तब कोई युद्ध हो। वी आर
Who are we? We are people who defend India with violence. ये शांति के कबूतर उड़ाने के लिए तो कोई भी फौज में नहीं जाता. Indian Army is not an NGO. It is the most fearsome fighting machine in the world. और ये बात हमें समझनी पड़ेगी. आपको एक बार आपसे मेरी मुराद यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए. आपने बोला जाओ बालाकोट में जैश ए मोहम्मद वालों को उड़ा दो, उन्होंने बोला यस सर डन. आपने बोला सर्जिकल स्ट्राइक करके कैंप उड़ा दो, डन. आप बोलिए ये जैसे अलादीन के हाथ में जिन ये वो था ना, उसमें से वो जिन निकलता था चिराग में से और वो कहता था कि मुझे ये चाहिए और कहता था. इट इज लाइक दैट. आप बोलिए तो आपको क्या चाहिए, आपको आप बताइए. और आपको बताना पड़ेगा. अपने आप इंडियन आर्मी नहीं करेगी, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट वी वांट जी. और आपको उनको खुली छूट देनी पड़ेगी. फिर आप देखिए मजाल है कश्मीर में. आप तो ये बात कह रहे हैं ना कि कश्मीर में खून खराबा है. आप इंडियन आर्मी को खुला हाथ दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का और अपने हथियार यूज करने का. ठीक है, कश्मीर में मस्जिद के आगे से चप्पल चोरी हो जाए, मैं अपना नाम बदल दूंगा. जी, ये आपने बहुत ये क्या बात कर रहे हैं. जी, आपकी तरफ से गौरव जी बड़ा स्टेटमेंट है. लेकिन कुछ छोटे छोटे सवाल हैं कि जो जी. फाइनेंशियल टास्क फोर्स पर अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए पहले की तरह जैसे ग्रे लिस्ट में थी, तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं. थोड़ा पड़ेगा फर्क, ज्यादा नहीं पड़ेगा. आपने कब से ईरान को आपने ब्लैकलिस्ट कर रखा है? 1979 से आपने नॉर्थ कोरिया को चाबी. देखिए पाकिस्तान में एलीट है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको दिव्या जी छोटा सा आंकड़ा देता हूं. पाकिस्तान में 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैव डुअल सिटीजनशिप्स. 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी डुअल सिटीजनशिप्स हैं दिव्या जी. यानी कि ये लोग हैं, ये यूके के भी सिटीजन हैं और पाकिस्तान के भी हैं, कनाडा के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, यूएस के भी हैं, पाकिस्तान और अन्य देशों के. तो पाकिस्तान में दो किस्म के लोग हैं. जब कोई प्रॉब्लम होती है ये लोग प्लेन उठा के भाग जाते हैं दुबई. ये लोग लंदन उठा के, इनके सब पैसे वैसे बाहर पड़े हुए हैं, तो ये अपनी पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं वहां पे मरने के लिए. देखिए इनके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं है. हमें इस तरीके से समझना पड़ेगा, इनके ऊपर कोई रिपरकशन नहीं. ये लोग काम करते हैं, ये लोग भाग लेते हैं. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एफएटीएफ एक लेवल तक ठीक है. आप देखिए व्हाट डू दे अंडरस्टैंड. पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस एंड नोबडी स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ वायलेंस बेटर देन द इंडियन आर्मी. जो भाषा है ना जो पाकिस्तान को समझ में आती है, वो भाषा इंडियन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से बोलती है. जनरल सैम मानेकशॉ और जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ने 1971 में यही भाषा में बात करी थी. इनको बखूबी समझ में आ गई. आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लानी पड़ेगी. आपको डिप्लोमेटिक चैनल सारे के सारे बंद करने पड़ेंगे. आपको इकोनॉमिक चैनल सारे बंद करने पड़ेंगे. पाकिस्तान को हर जगह ब्लॉक और बॉयकॉट करना पड़ेगा. आपको बलूचिस्तान वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा. आपको उनके लिए एम्बेसीज खोलने पड़ेंगे इंडिया में, लंदन में, वॉशिंगटन में, दुनिया की मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स में जहां पे भी आपको परमिशन मिलती है आप उनको सपोर्ट करेंगे. पाकिस्तान के बीच में दरारें डालनी पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज, मैं बलोचों की बात नहीं कर रहा, मैं पश्तूनों की बात नहीं कर रहा, सिंधियों महाजरों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पंजाबी फौज की बात कर रहा. ठीक है, दे आर द पीपल हु रन पाकिस्तान. जब तक उनकी डेड बॉडीज वापस गांव में नहीं जाएंगी दिव्या जी, यू कैन फॉरगेट अबाउट पीस. ये पीस विल कम आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन ऑफ एन इंडियन आर्मी सोल्जर. तब जाके पीस होगा, वरना कोई पीस नहीं होने वाला है यहाँ पे. ये हम लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं. जी गौरव जी, इसी बात पर कि आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि भारत को जो P5 कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न सपोर्ट है, वो लेने की ज़रूरत पड़ेगी? अमेरिका, यूके, रशिया. मैं आपको एक दिव्या जी बात कहना चाहता हूँ. जी. इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखिए हम लोग ना बड़ा वैलिडेशन ढूंढते हैं. ये इंडियंस की खास तौर से कमजोरी है. यहाँ पे कोई भी बड़ा मीडिया हाउस कुछ बोले, यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता. वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आ गया तो सबके पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट इनकी 200 क्रॉस कर जाती है कि जैसे ट्रेडमिल पे आधे घंटे से भाग रहे होंगे. ठीक है, ये हमें पता नहीं क्यों हम इस क्लब के मेंबर बन जाएं, उस क्लब के, हम लोग इसी के पीछे भागते हैं. देखिए आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा. ठीक है, अमेरिका आपको कितनी भी दोस्ती की दुहाइयां दे, ठीक है, जब गलवान पे चाइनीज फौज आएगी वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी रहेगी उसको काउंटर करने के लिए. ये आपकी सच्चाई है. आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई आपके लिए जान नहीं देगा. और ना आप एक्सपेक्ट करिए कि कोई आपके लिए जान देगा या आपको सपोर्ट करेगा. अगर कोई सपोर्ट करता है वेरी गुड, ठीक है,
दैट्स अ बोनस। आपको खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप अकेले हैं और दुनिया में हर एक देश अकेला है, एवरी कंट्री अलोन। आज यही जी बात जेलेंस्की रियलाइज कर रहा है, जिसको सब लोग मोटे मोटे चेक काट के दे रहे थे और हथियार दे रहे थे, आज जेलेंस्की अकेला पड़ गया, क्योंकि यही सच्चाई है। वो तो बेवकूफ था, सबकी बातों में आ गया और चने की झाड़ पे चढ़ गया कि मैं रूस से लड़ूंगा। आज रशिया भी अकेला है। रशिया क्यों कह रहा है कि हमें, पुतिन ही सेइंग दैट आई वांट टू टॉक टू जेलेंस्की फेस टू फेस। उसके जी परसों का कमेंट है, परसों शाम को उसने कमेंट दिया था कि मैं 1-to-1 मीटिंग चाहता हूं, बायलैटरल चाहता हूं। अभी तक तो मना कर रहा था, क्यों? ही ऑल्सो रियलाइजिंग दैट ही इज अलोन। हम लोग भी अकेले हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कल कुछ होगा तो कोई आके हमारे लिए खड़ा है। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रहता। ये आपका भारत है, ये मेरा भारत है। हमें खून बहाना है, चाहे अपना बहाएं चाहे दुश्मन का बहाएं। अपने देश की रक्षा हमें स्वयं करनी है। कोई हमारे पास नहीं आने वाला, कोई हमें बचाने नहीं आने वाला, और ना हमें चाहिए कोई हमें बचाए। हाँ ठीक है, हम डिप्लोमेटिक प्रेशर लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, दैट इज ट्रू, वो हम करेंगे। हम इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया को अवेयर करेंगे कि पाकिस्तान ही कर रहा है। लेकिन, और डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, लेकिन इन द एंड इट इज यू योरसेल्फ अलोन, देयर इज नोबडी विद यू। जी गौरव जी, जैसा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया, तो एक कुछ समय के बाद लोगों में एक भरोसा जताया गया, एक कश्मीर की तरफ कूच होने लगा, टूरिज्म बढ़ने लगा, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए वो एक बेहतरी का अवसर था, और अभी वो लगातार चल रहा था। तमाम हज़ारों लोग कश्मीर जा रहे थे। इसके बाद वहाँ के जो लोकल्स हैं उन पर बहुत ख़राब इम्पैक्ट आने वाला है, वहाँ की इकोनॉमी पर एक ख़राब इम्पैक्ट आने वाला है। तो क्या इसके बाद जो लोकल कश्मीरीज़ हैं, कुछ अगर अभी भी उनके दिमाग में कोई संदेह हो तो इस वक्त इस बात की क्लैरिटी हो जानी चाहिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम सब में भरोसा हो गया था, मैं भी पिछले साल यहीं गई थी, पहलगाम गई थी मैं, और मैंने तमाम लोगों को बोला कि पहलगाम जाओ, बहुत सुंदर है, बहुत सेफ है, आराम से जाओ। और अगर इसी मेरी बात का भरोसा करके अगर कोई चले जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। तो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत गहरी हैं, और मुझे लगता है कि इन दो चीज़ें का जो आने वाला समय है वो कैसे इन चीज़ों का इंसाफ कर पाएगा। दिव्या जी, ऐसा है कि जो कश्मीर में चल रहा है ना, जी वो जिहाद चल रहा है, दैट इज इस्लामिस्ट जिहाद। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ये समझे कि हो क्या रहा है वहाँ पे, कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, और हो क्या रहा है क्या ये। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा हम लोगों ने ओवर रेट, देखिए यही प्रॉब्लम इसराइल की भी है जो हमारी प्रॉब्लम है। मैंने इजरायली एम्बेसडर का जब मैंने इंटरव्यू करा था, मैं उनसे गया भी था मिलने के लिए और मैंने उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने यही सोचा कि हमें ऐसा लगा कि जो पैलेस्टीनियन काम करने के लिए आ रहे थे इसराइल, उनको भी वही चाहिए था जो हमें चाहिए था। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि उनको भी नौकरियां चाहिए, उनको भी बूढ़े माँ बाप के लिए अस्पताल चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। दैट इज व्हाट वी थॉट, एंड ऑन 7th of October वी वर सरप्राइज्ड। ये इजरायली एम्बेसडर ने बोला मुझे। वो डॉक्यूमेंटेड भी है हमारी मैगजीन में, तो कभी मौका लगेगा मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो। दूसरी चीज मैं आपको ये बात बताता हूं कि पूरे भारत में, सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में देयर इज अ फिफ्थ कॉलम दैट इज एक्टिव। कुछ ऐसे लोग हैं, राइट, जिनका काम है भारत को अंदर से खोखला करना। और तीसरी चीज जो आपने बोला ना कि शायद कश्मीर में एहसास हो, हाँ एहसास होगा, एहसास होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वाइडर एहसास ये ना हो कि साहब अब हमारे शिकारा पे कौन चढ़ेगा, या हमारी दुकानों से सामान कौन खरीदेगा, या हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। वो एहसास बात का एहसास है। पहला एहसास ये है कि 28 बेगुनाह मारे गए। डू यू थिंक, मैं कश्मीरियों को ब्लेम नहीं कर रहा इसमें, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं के भी लोग, चाहे दिल्ली के हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे मणिपुर के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, कहीं के लोग पूरे एक जैसे नहीं होते। लोग मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन एक बात और आपको मैं बता दूं दिव्या जी, कि दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। ये एक मिलिट्री लेवल का आपको ऑपरेशन करा है टेररिस्ट ने। कोई अगर ये कह दे कि ये सिविलियन थे जिनको हथियार पकड़ा दिए और 10-15 हफ्ते की ट्रेनिंग कर दी, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। हो ही नहीं सकता। जी रोड जी हेड से कितनी दूर हैं, कहां तक पैदल गए, गाड़ी कहां तक आ सकती है, हम यहां पे इतना एक्शन लेंगे, कब वो रेडियो सिग्नल जाएगा, कब वो गाड़ी से आएगा, फिर फौजी आएंगे, तब तक हम जंगल में। ये सिविलियन के दिमाग के बस का ही नहीं है। तो पहली बात ये। दूसरी चीज, ये सिंपल चीज है, आप टेक्निकलिटी छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं दिव्या जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि दिस ऑपरेशन वॉज पॉसिबल विदाउट लोकल हेल्प? इट इज नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल विदाउट लोकल हेल्प आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऐसा पुलवामा की जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, आप बिना लोकल हेल्प के नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। वहां पे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये जो हम कहते हैं कि 1.6 करोड़ टूरिस्ट, 2 करोड़ टूरिस्ट, हम लोग ये बात सच है। ये बात सच है कि कश्मीर में ऑन द फेस ऑफ इट नॉर्मल सी आई है। लेकिन ये भी बात सच है कि वो जो अलहदगी पसंद लोग हैं वो अभी भी पॉकेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे स्टिल हैव इन्फ्लुएंस। दे स्टिल हैव इन्फ्लुएंस। आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस क्यों नहीं गए अभी तक? जी। आपको पता है क्यों नहीं गए कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में? अरे उनका घर है वहां पे, 5,000 साल से वहां पे रह रहे हैं। वो अपना घर क्यों नहीं जाएंगे कश्मीरी पंडित? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि पंडितों का सच्चाई पता है। बाकी सब लोग मेकअप करके बैठते हैं। कश्मीरी पंडित दे नो द ट्रूथ। आप 2 मिनट बैठिए चाय लेकर, उनके साथ पूछिए भाई क्या हुआ था, दे विल टेल यू कि हम क्यों नहीं जा रहे वापस। बिकॉज दे नो। बाकी सब लोग खुशियां मना रहे हैं। बाकी सब लोग ये जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, इधर जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे। बिल्कुल जाओ, मैं भी जाता हूं, इवन आई गो, और मैं दोबारा जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बहुत ज्यादा डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा कश्मीर में। बहुत ज्यादा डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। और आपको सरहद पार जाके वो नल बंद करना पड़ेगा जिससे आतंकी निकलते हैं। आप नल ना, आप हाउसकीपिंग यहां पे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर पोछा लगा रहे हैं। पानी का पाकिस्तान से आ रहा है। आपको जाके नल बंद करना पड़ेगा जहां से पानी आता है, वरना पानी आता रहेगा। 35 साल से हम लोग यहाँ पे वाइपर से साफ कर रहे हैं कि पानी आ गया, हमारे कमरे में गंदा हो गया। पानी कहां से आ रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। जी। लगता है आपको कि सरकार ऐसा कुछ करेगी और एक समय ऐसा होगा जैसा हम कुछ महीनों पहले सोच चुके थे कि अब जो है शांति आ गई है? ऐसा ही मैं 3 या 4 दिन पहले ग्राउंड ज़ीरो का इंटरव्यू करने गई थी और मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि 48 सालों के बाद जो है कश्मीर की सरजमी पर एक फिल्म का रेड कारपेट प्रीमियर हुआ, 80% शूटिंग वहाँ पर हुई और अब एक कूच होगा बॉलीवुड का कश्मीर की तरफ। लेकिन सब अब खत्म, मतलब कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए, लेकिन अब सब वो डाउट में चला गया है। अब टूरिज्म, जो टूरिस्ट हैं वो जाएंगे नहीं। अब जो बॉलीवुड है, जो उसने एक पहल की थी, अब वो फिर से रुक जाएगी। अब फिर से हम जो है पीछे की तरफ घूम गए हैं। तो इस समय को पूरा करने के लिए क्या लगता है आपको कि सरकार को किस तरीके के कदम उठाने चाहिए और लोगों को अपने दिलो दिमाग में क्या सोचना और समझना चाहिए? देखिए, सरकार को, जैसा मैंने बोला, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसकी जननी क्या है? इसकी जननी पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पैदा करा है पूरा मामला। ठीक है, हथियार देना, ड्रग्स डालना, पैसे देना, ट्रेनिंग देना। ये लश्कर तैयबा, आपको पता है, नॉट मेनी पीपल इन इंडिया नो, बिकॉज लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बस नाम सुनते हैं। लश्कर तैयबा इज अ पंजाबी ग्रुप। जैश ए मोहम्मद एक पंजाबी, मुरीद के कहां पे? लाहौर के तो बगल में है मुरीद के। जैश ए मोहम्मद इज इन बहावलपुर। और आप एक बात देखिए, आप पूछिए इन लोगों से कि ये जो कश्मीर की सो कॉल्ड आजादी के लिए ये तंजीमें जो हैं, जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, ये जो काम कर रही हैं, ये लड़ाई कर रही हैं, जिहाद के नाम पे ये लोग मासूम लोगों को मार रहे हैं, इनकी किसी भी तंजीम में कश्मीर का वर्ड तो आता ही नहीं है। कोई होनी चाहिए ना, कश्मीर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हमें भी पता लगे कि कश्मीर की आजादी के लिए कोई तंजीम है। सारे के सारे इनके पैनल इस्लामिस्ट नेम है। क्या नाम का मतलब क्या है? लश्कर तैयबा का क्या मतलब होता है? जैश ए मोहम्मद का क्या मतलब होता है? कोई पूछे इनसे, कोई पूछे इनसे। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं, ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं। ठीक है, कई चीजें ऐसी हैं, मैं आपको बोलूंगा, टेलीविजन पे ये जाएगा, बोला अरे यार ये आदमी कम्युनल है, ये गलत आदमी है। इसलिए हम लोग चुप, डर के मारे चुप रह जाते हैं, हम लोग बोलते नहीं है। लेकिन जो सच है वो सच है। आप देखिए, ये जो जनरल आसिम मुनीर बड़ा क्लियर है अपने दिमाग में, उसके दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी हमारे दिमाग में। सो लेट अस नॉट ब्लेम। कल से सब लोग जनरल आसिम मुनीर का वो स्पीच चला रहे हैं टेलीविजन स्टूडियोज पे, उसने ये बोला, ये वो, उसने क्या बोला? ये तो जिन्ना ने भी बोला था। ये तो हर एक पाकिस्तानी बोलता है। बोलते आ रहे हैं, सब बोलते हैं। 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक अलग सिविलाइजेशन है, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, यही तो 2 नेशन थ्योरी है। दैट्स इट। यही तो कर रहे हैं वो लोग। उसने 2 नेशन थ्योरी बोली, और क्या बोला उसने? वो जो बचपन में उसको स्कूल में सिखाया गया है, वही चीज उसने पाकिस्तान स्टडीज का जो चैप्टर था उसमें सबके सामने उगल दिया। दैट इज इट। जी गौरव जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे ही जानकारी आएगी, जो भी अपडेट आएगा,
हम आपको जी एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म में बुलाएंगे और आपकी जी जो जी तमाम जानकारियां हैं दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।